स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम पीएचपी को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को की समरी देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। एक्चुअली जो प्रीवियस लेक्चर था वो यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करना था। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं और उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम यूज़र की इनपुट को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े जो कि बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस है पीएचपी के अंदर, और हम उन्हें यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है। इसी तरह से अगर हमने किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास strlen का फंक्शन है। तो हमने इस तरह के फंक्शंस स्ट्रिंग फंक्शंस देखे पीएचपी के अंदर, और फिर हमने उन्हें जो है यूज़ किया इवन कुछ स्ट्रिंग्स को वैलिडेट करने के लिए भी। आज के लेक्चर में जो हमारा मेजर टॉपिक है वो ये है कि हम पीएचपी प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट करते हैं MySQL डेटाबेस के साथ। बेसिकली अगर आप पिछले दो लेक्चर्स को देखें तो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने फॉर्म के डाटा को एक्शन पेज या सर्वर पेज, वो सर्वर स्क्रिप्ट है जिसने सर्वर पे एग्जीक्यूट होना है, उसके ऊपर रिट्रीव करना सीखा। बेसिकली जब फॉर्म जो होता है यूज़र को डिस्प्ले होता है, यूज़र अपनी इनपुट प्रोवाइड करता है और फॉर्म को सबमिट करता है, तो डाटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और सर्वर के ऊपर हमने जो एक्शन पेज कहते हैं वो स्क्रिप्ट जो है उस डाटा पे प्रोसेसिंग करता है। तो हमने जो है क्लाइंट मशीन से डाटा को सर्वर पे सेंड किया, और एक्शन पेज जो है उस पे हमने जो है डाटा को रिट्रीव करना सीखा। जब इनपुट आ गई हमारे पास यूज़र की तो हमने उस इनपुट को वैलिडेट करना है कि हमें जो इनपुट चाहिए थी यूज़र ने उसी तरह की इनपुट प्रोवाइड की है या नहीं की है। वैलिडेशन के लिहाज से आप देखें कि हमने जब HTML5 पढ़ी थी तो उसमें भी हमने जो है पैटर्न का एक एट्रीब्यूट पढ़ा था जो कि यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करता है। इसी तरह से हमने जब जावास्क्रिप्ट का फॉर्म ऑब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि हम जो है यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करते हैं क्लाइंट मशीन के ऊपर। आप देखेंगे जो HTML5 की वैलिडेशन है, अगर ब्राउज़र जो है सपोर्ट करता है HTML5 को तो वो वैलिड होगी। अगर HTML5 जो है वो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो सारे चेक्स जो हैं वो वाइड हो जाएंगे और वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। इसी तरह से अगर आपने जावास्क्रिप्ट जो है उसके थ्रू वैलिडेशन की है और यूज़र जो है फॉर एग्जांपल के जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देता है तो फिर आपके जो चेक्स हैं वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो पीएचपी है उसे हम यूज़ करते हैं यूज़र की जो इनपुट है उसे वैलिडेट करने के लिए, और इसे हम सर्वर साइड वैलिडेशन कहते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि जब हम यूज़र से इनपुट लें तो उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करने से पहले हम उसे वैलिडेट कर लें। अब जो थर्ड स्टेप आता है हमारे पास वो ये है कि हमने यूज़र की इनपुट को वैलिडेट भी कर लिया। अब हमने उसे डेटाबेस में स्टोर करना है यूज़र की इनपुट को, या डेटाबेस से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करना है उस इनपुट के ऊपर। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो टास्क हैं उसमें सबसे जो बेसिक टास्क होता है वो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना। हमने यूज़र की इनपुट को डेटाबेस में स्टोर करना है। तो सबसे पहले फिर आपके पास जो है
डेटाबेस होना चाहिए जिसमें आप डाटा को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हम वैम्प के अंदर जो है वो डाटाबेस MySQL डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अपने PHP प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि PHP के थ्रू हम डेटाबेस में डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और लेक्चर के आखिर में जैसा कि हमने CSS के टॉपिक में पढ़ा था कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका हमने फ्रंट पेज डिज़ाइन किया था CSS के लेक्चर में। अगर आपको याद है तो उसमें जो फ्रंट पेज था उसमें बेसिकली दो फॉर्म्स थे। पहला फॉर्म जो था वो लॉगिन फॉर्म था, जबकि जो सेकंड फॉर्म था फ्रंट पेज पे वो यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था। तो आज जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करना और डाटा इंसर्ट करना सीख लेंगे तो फिर हम उस यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक्शन पेज लिखेंगे जो कि यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करेगा और उसके बाद डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। तो जो कुछ हम आज के लेक्चर में सीखेंगे आखिर में उसे हम अप्लाई करेंगे कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन पे जो कि हमने डेवलप करनी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वैम्प को यूज़ करते हुए MySQL में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें वैम्प सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा और जब तमाम सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाए, इट मींस के वैम्प का आइकन है वो ग्रीन हो जाए, तो हम ब्राउज़र में लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो जिससे हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे वैम्प सर्वर के होम पेज पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैम्प सर्वर का होम पेज। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास PHP MyAdmin का एक लिंक होगा। बेसिकली ये PHP MyAdmin जो है वो डेटाबेस क्रिएट करना और उससे रिलेटेड टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। आप PHP MyAdmin पे क्लिक करें तो हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। आप देखेंगे लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। यूज़र नेम जो बिल्ट इन या प्री डिफाइंड यूज़र होता है उसका जो नेम है वो रूट है और इसका जो पासवर्ड होता है वो एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो हम इसी यूज़र को यूज़ करके हम लॉगिन करते हैं। आप देखेंगे यूज़र नेम की जगह रूट एंटर किया मैंने और जो पासवर्ड है वो एम्प्टी है। आप गो पे प्रेस करें तो आप जो है वो लॉगिन कर लेंगे और आपके पास ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पे आप जो है टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस रिलेटेड। तो हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो ये है कि हमने जो है एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे डेटाबेसेस का लिंक है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो स्क्रीन आएगी इस स्क्रीन में आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन है आपके पास। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास एक इनपुट फील्ड है और इसके ऊपर जो लेबल है वो है क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे हम जो डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं हम उसका नेम जो है वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं टेस्ट डेटाबेस के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया। क्रिएट के ऊपर क्लिक करें तो आप देखें हमें मैसेज नज़र आ रहा है डेटाबेस टेस्ट डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। तो इस तरह से आप देखें कि हमने जस्ट जो है डेटाबेस का नेम एंटर किया और क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमने तो इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें कौन कौन से टेबल होंगे और हर टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। इसी तरह से हमने ये भी डिसाइड किया होता है कि जो फील्ड्स हम बनाएंगे उनकी डाटा टाइप क्या होगी
तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से होती है, और हम जो है जब ये डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें, उसके बाद हम डेटाबेस में जो है वो टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आप देखेंगे जो लेफ़्ट साइड है इस स्क्रीन की, तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस की लिस्ट आ रही है। तो इस लिस्ट में जिस डेटाबेस में भी आपने टेबल क्रिएट करना है उस पर आप क्लिक करें। आप देखें इस लिस्ट में काफ़ी सारे जो हैं वो टेबल्स हैं। इसमें जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट किया था उसका नाम था टेस्ट डेटाबेस। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो स्क्रीन आई है इस पर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट टेबल। हम टेबल नेम फॉर एग्जांपल हम इसमें यूज़र्स के नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं, और सेकेंडली हमें यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी मेंशन करना है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कॉलम्स का एक टेबल क्रिएट करते हैं। आप गो पे क्लिक करें तो हमारे पास ये जो स्क्रीन है इस पे हम टेबल के जो कॉलम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमारे पास कॉलम नेम जो है हमने वो सेट करने। आप देखेंगे हम इन कॉलम्स को आईडी सबसे पहले हमने कॉलम का जो टाइटल वो इंसर्ट किया। इसके बाद आप देखेंगे जो डाटा टाइप है इस कॉलम की, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूज़र आईडी हम इसे इंटीजर टाइप असाइन करते हैं कि इस कॉलम में जस्ट इंटीजर आईडीज़ जो हैं वो होगी। फिर जो थर्ड कॉलम है वो हमारे पास लेंथ है कि मैक्सिमम कितने जो कैरेक्टर्स हैं वो इस कॉलम में ऐड हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 ऐड करें इट मीन्स के अगर हम इंटीजर वैल्यूज से देखें तो 4 डिजिट्स तक के जो नंबर्स हैं वो इस कॉलम में इंसर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जब आपने डेटाबेसेस का कोर्स पढ़ा था तो टेबल्स के आपने जो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे उसमें एक बेसिक एट्रीब्यूट होता है टेबल का प्राइमरी की। बेसिकली प्राइमरी की वो किसी टेबल का वो फील्ड होती है जो कि उस टेबल के रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। प्राइमरी की जब हम किसी फील्ड को बना देते हैं तो उस फील्ड में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। इसी तरह से जो है हम उस फील्ड को यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप देखेंगे हमने अभी जो यूज़र आईडी का फील्ड बनाया हम इसे प्राइमरी की सेट करते हैं। हम राइट साइड पे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास एक फील्ड होगी इंडेक्स की। आप इंडेक्स की फील्ड को यूज़ करके इस फील्ड को प्राइमरी सेट कर सकते हैं। और इससे बिल्कुल नेक्स्ट आप देखें हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट बेसिकली जब जैसे जैसे इस टेबल में रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे तो इस कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करती रहेगी। तो जब हम इस फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट कर लेंगे तो इट मीन्स कि हमें खुद से जो है इस फील्ड में वैल्यूज इंसर्ट नहीं करनी, बल्कि जैसे जैसे रिकॉर्ड्स आएंगे ये ऑटोमेटिकली ही जो है वो इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हमने जो फर्स्ट कॉलम है इस टेबल का हमने उसका नाम रखा है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। हमने इसकी डाटा टाइप इंट सेट की है और लेंथ जो है वो 4 और इसको हमने प्राइमरी की सेट किया है और साथ में हमने इसे ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। अब सेकंड जो कॉलम है या फील्ड है इस टेबल की हम उसे नाम देते हैं यूज़र अंडरस्कोर नेम। अब यूज़र जो है वो नेम जो है वो टेक्स्ट टाइप का होता है। हमने इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट सेट कर ली और जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमने 25 सेट किया। इसके बाद आप थर्ड जो कॉलम है हम उसे
यूज़र अंडरस्कोर ईमेल हमने रखा, और इसकी जो टाइप है हमने वारचार रख ली, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमने 20 सेट कर दिया। इसी तरह से यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, और इसकी टाइप भी हमने वारचार रखी, जिसमें मिक्स कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, और इसकी लेंथ भी हमने 20 रख ली। इसी तरह से जो लास्ट फील्ड है यूज़र अंडरस्कोर पिक्चर, और हमने इसकी जो टाइप है वो वारचार रखी, और इसकी लेंथ जो हमने 50 साइन कर दी। तो आप देखेंगे हमने एक टेबल का जो है वो स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया। जब आप तमाम प्रॉपर्टीज़ सेट कर लें, उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास सेव का बटन है। आप इस बटन पे क्लिक करें सेव पे, तो आप देखेंगे हमारे पास जो है जो स्क्रीन अभी आई है, इस पे हमारे पास ये टेबल्स की लिस्ट है, जिसमें एक टेबल यूज़र्स के नाम का जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस टेबल पे क्लिक करें तो अभी आप देखेंगे इस टेबल में हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की, तो हमें जो है वो ब्लैंक एक विंडो पे हमें अभी कोई रिकॉर्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इस स्क्रीन पे बिल्कुल टॉप पे लिंक्स बने हुए हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जो सबसे बेसिक अभी ऑपरेशन है वो हमारे पास इंसर्ट का है। अगर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये विंडो ओपन होती है, जिसमें हम जो टेबल क्रिएट किया है उसके उस टेबल में वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम था यूज़र आईडी, हमने इसे ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही रिकॉर्ड एंटर होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो वैल्यू सेट हो जाएगी। जो सेकंड ऑप्शन था हमारे पास वो यूज़र नेम था, हम इस फील्ड में यूज़र नेम फॉर एग्जांपल रखते हैं। हमने यहाँ पे एक असद महमूद के नाम से जो है वो यूज़र नेम रखा। ईमेल के लिए asad@gmail.com। इसी तरह से पासवर्ड हमने सेट किया 1 2 3, और पिक्चर को फिलहाल हम ब्लैंक छोड़ते हैं। आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे गो का बटन होगा। आप जैसे ही गो पे प्रेस करते हैं तो वैल्यू जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाती है। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने एक वैल्यू इंसर्ट की तो जो SQL कमांड है इंसर्शन की वो हमारे पास जनरेट हो गया आ जाती है। तो हम चाहें तो इस कमांड को कॉपी करके बाद में अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर फ्री कमांड होता है। तो जो हमारे पास PHP MyAdmin है, बेसिकली ये हमें जो है कमांड्स क्रिएट करके भी देता है, और हम इन कमांड्स को जो है अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो हम लेटर स्टेज पे इस कमांड को यूज़ करेंगे डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। अब आप देखें हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो है एक लाइन है, उसका यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली 1 आ गया, नेम, यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड। तो ये एक रो हमने ऐड की थी। इसी तरह से हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर हम इस रो को डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसका बटन है। इसी तरह से अगर एडिट करना है, कॉपी करना है, तो इसके बटन्स भी हमारे पास हैं। अब देखिए हम कोई एक्शन भी परफॉर्म करेंगे तो जो SQL कमांड वो एक्शन परफॉर्म करती है वो हमारे पास जनरेट होके आ जाती है, और हम उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये देखा कि हम वैम्प को यूज़ करते हुए MySQL में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। आइए हम इस सारे प्रोसेस को समराइज़ करते हैं।
सबसे पहले जो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम वैम्प सर्वर को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम वैम्प सर्वर के होम पेज पे जाते हैं। उसका मेथड हमने देखा कि हम जो ब्राउज़र है उसमें लोकल होस्ट क्लिक एंटर किया और एंटर प्रेस करने से आप जो है वो वैम्प सर्वर के होम पेज पे चले जाते हैं। वैम्प सर्वर के होम पेज से हम PHP MyAdmin सेलेक्ट करते हैं जो कि डेटाबेस के साथ वर्किंग के लिए यूज़ होता है। हम MySQL में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम हम रूट और पासवर्ड जो है वो हमने एम्प्टी यूज़ किया क्योंकि ये प्री डिफाइंड यूज़र है। हम चाहें तो नए यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन होता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए हमें डेटाबेस का नेम जो है वो एंटर करना पड़ता है और उसके बाद हम क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। जब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया MySQL के अंदर तो हमने जो है उस डेटाबेस के अंदर अब टेबल जो है वो क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर है उस वहाँ पे डेटाबेसेस की लिस्ट होती है। हम उस लिस्ट में से जो है डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम उस डेटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट कर सकें। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल नेम और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एंटर करते हैं और गो का बटन होता है वो प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए स्क्रीन आती है और उस स्क्रीन में हमने टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करना होता है। तो जो बेसिक हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे हम हर कॉलम के लिए कॉलम नेम, डाटा टाइप और मैक्सिमम लेंथ के कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम इस कॉलम में जो है वो स्टोर हो सकते हैं हम डिफाइन करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी कॉलम को प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकें, हम जो है वो उसे ऑटो इंक्रीमेंट भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया और उसके बाद हम क्रिएट का या सेव का बटन है, हम उस स्क्रीन पे क्लिक किया तो वो टेबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। अभी तक के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम वैम्प को यूज़ करते हुए MySQL में डेटाबेस और फिर डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने PHP प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ MySQL के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। PHP में जो बेसिक कनेक्शन का फंक्शन है हमारे पास वो है MySQL_connect। इस फंक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होस्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड हैं। बेसिकली ये फंक्शन यूज़ होता है सर्वर के साथ कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम एग्जांपल लें इस फंक्शन के यूजेज की तो हम MySQL_connect, इसके बाद जो होस्ट नेम है वो हम लोकल मशीन पे टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोकल होस्ट देंगे। इसी तरह से आपने देखा कि हम डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम यूज़ कर रहे थे वो रूट था और पासवर्ड जो था वो एम्प्टी था। तो हमने इन एट्रीब्यूट्स को सेट किया। अब ये फंक्शन जो है जब एग्जीक्यूट होगा तो वो पेज का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करेगा डेटाबेस के साथ। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है PHP प्रोग्राम का डेटाबेस के साथ तो फिर अब हमने जो डेटाबेस जिसके साथ हमने काम करना है हमने उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। आपने देखा लिस्ट में कि हम एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो हम जिस स्पेसिफिक
डेटाबेस के साथ काम करना चाह रहे हैं, हमने उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो PHP का फंक्शन है वो है हमारे पास MySQL _select_db, और इससे जो एट्रीब्यूट चाहिए वो डेटाबेस का नेम है। तो हम इस फंक्शन को यूज़ करके डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल लें तो अभी हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में जो डेटाबेस क्रिएट किया था वैम्प में, तो उसका नेम हमने रखा था टेस्ट डेटाबेस। हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो हमने एक कमांड लिखा MySQL _select_db। तो ये फंक्शन जो है वो डेटाबेस को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद जब हम बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम उस स्पेसिफिक डेटाबेस में ही जो है वो एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आइए अब हम एक स्क्रिप्ट देखते हैं PHP का, जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होगा। बेसिकली अगर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की प्रोसेस को देखें तो ये 2 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए हमारे पास फंक्शन है MySQL_connect, और जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद हमने जो डेटाबेसेस हैं उसमें से किसी स्पेसिफिक डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो आप इस कोड में देखें, लाइन नंबर 1 जो है इसमें हमने PHP का एक ब्लॉक स्टार्ट किया, और लाइन नंबर 2 पे जो है हमने कनेक्शन के सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कोड लिखा है। आप देखेंगे इसमें हमने MySQL_connect का फंक्शन यूज़ किया। इससे जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो होस्ट नेम है, तो हम लोकल मशीन के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं डेटाबेस को या वेब एप्लीकेशन को, तो इसके लिए हमने लोकल होस्ट का नेम दिया। यूज़र नेम जो है हमारे पास वो रूट है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड यूज़र है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, और जो पासवर्ड है वो हमारे पास एम्प्टी वैल्यूज़ हैं। तो आप देखेंगे हमने जो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं उन्हें कोटेशन मार्क्स जो लिखे हैं, और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप इसके बीच में स्पेस एंटर करेंगे तो वो स्पेस को एक कैरेक्टर के तौर पे लेगा, और वो पासवर्ड जो है वो एम्प्टी नहीं रहेगा। इसके बाद आप देखें कि हमने एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया है, जिसके लिए हमने फंक्शन यूज़ किया डाई का। डाई का फंक्शन बेसिकली एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है, और उसके बाद जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है। तो अगर MySQL_connect का फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, इट मीन्स के आपका सर्वर के साथ कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये फंक्शन डाई का एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद आप लाइन नंबर 3 देखें, जिसमें हमने डेटाबेस सिलेक्ट किया है। आप देखें कि हमने MySQL_select_db का फंक्शन जो है वो उसे यूज़ किया है, और इस फंक्शन में आप देखें हमने जो आर्गुमेंट के तौर पे डेटाबेस का जो नेम है वो पास किया है। तो जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में वो है टेस्ट डेटाबेस, जो कि अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में वैम्प में हमने क्रिएट किया था। इसके साथ भी हमने जो है अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमने डाई के फंक्शन के थ्रू एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया है। तो आप देखेंगे इस स्क्रिप्ट में हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। अब हम इस स्क्रिप्ट को जो यूज़ करने का एक मेथड है वो इस तरह होता है कि हम एक सेपरेट फाइल जो है उसमें एक कनेक्शन का कोड लिख लेते हैं, और उस फाइल को हर
एक्शन पेज पे जिस पे हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, हम उस पेज उस फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं। तो हम जो है इस कोड को यूज़ करेंगे जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना है। आइए अब हम देखते हैं कि हम PHP को यूज़ करके डेटाबेस में जो हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं उसमें हम डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम डाटा इंसर्शन के प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें यूज़र इनपुट प्रोवाइड करे। तो हमें सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करना है यूजिंग HTML। इसके बाद हमने एक्शन स्क्रिप्ट लिखना है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन स्क्रिप्ट का जो है वो कोड एग्जीक्यूट होगा और वो फॉर्म की जो इनपुट है उसे रिट्रीव करने के बाद डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। अगर हम एक्शन पेज की बात करें तो एक्शन पेज पे जो हम कोड लिखेंगे उसमें जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि हम यूज़र की जो इनपुट है उसे रिट्रीव कर सकें। तो इसके लिए हमने देखा था कि अगर हम फॉर्म में पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास $_पोस्ट की अरे होती है, बिल्ट इन अरे, हम उसमें से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने गेट मेथड यूज़ किया हुआ है तो हमारे पास $_गेट की अरे होती है जिसमें से हम यूज़र की इनपुट को रिट्रीव कर सकते हैं। जब हम यूज़र की इनपुट को रिट्रीव कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शनल स्टेप होता है कि हम उस इनपुट को वैलिडेट करें। तो जैसा मैंने कहा ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो वैलिडेशन अप्लाई करें। अगर आप डाटा को वैलिडेट नहीं करना चाह रहे तो आप विदाउट वैलिडेशन डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यूज़र से इनपुट ले ली और हमने उसे वैलिडेट भी कर लिया। अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है ताकि हम डेटाबेस में वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट कर सकें। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था कनेक्शन का। हम उस कनेक्शन के स्क्रिप्ट को इंक्लूड करवा सकते हैं अपने एक्शन पेज पे, और अगर हम चाहें तो हम दोबारा से उसी स्क्रिप्ट को जिसमें हमने 2 फंक्शन डिक्लेयर किए थे, हम उन फंक्शंस को दोबारा से टाइप कर सकते हैं। जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो इसके बाद जो स्टेप होता है कि हमने डाटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की SQL कमांड लिखनी है। हम इसका सिंटैक्स अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हम SQL कमांड कैसे लिखते हैं, और जो फाइनल स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने जो SQL कमांड है उसे एग्जीक्यूट करना है। आपने डेटाबेसिस के कोर्स में जब SQL पढ़ा था तो इसमें आपने सीखा था कि हम डेटाबेस में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है कि हमारे पास कीवर्ड होता है इंसर्ट इनटू। इसके बाद हम टेबल नेम जो है वो लिखते हैं। टेबल नेम लिखने के बाद हमारे पास जो लिस्ट ऑफ कॉलम्स है हमने वो लिखा, और उसके बाद हम वैल्यूज़ का कीवर्ड है, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। आप देखेंगे पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ कॉलम्स है और हर कॉलम के अगेंस्ट हम जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम वो वैल्यू जो है वो वैल्यूज़ के जो है बाद हम लिखेंगे। आप एक एग्जांपल देखें कि इंसर्ट इनटू यूज़र्स, हमारे पास जो कॉलम नेम है वो है यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल और यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। तो ये हमारे पास कॉलम नेम्स हैं। इसके बाद हमने वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ किया, और उसके बाद जो पैरेंथेसिस है उसमें हमने
वैल्यूज़ जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल $name, $email और $password। आप देखेंगे जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम था उसमें हमने यूज़र का नेम इंसर्ट करना था, तो हमने उसी सीक्वेंस में जो है वैल्यूज़ इंसर्ट किए हैं कि यूज़र अंडरस्कोर नेम के जो फर्स्ट वैल्यू है, इसी तरह से वैल्यूज़ के जो लिस्ट है उसमें हमने $name को फर्स्ट वैल्यू रखा है। इसी तरह से आप देखें जो कॉलम्स लिस्ट में सेकंड नंबर पे हमारे पास वो है यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। तो हमने जो वैल्यूज़ की लिस्ट में सेकंड वैल्यू रखी है वो $email। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हमने यूज़र की इनपुट को स्टोर किया हुआ है। जब हम एक दफ़ा यूज़र डाटा इंसर्ट करने के लिए SQL कमांड लिख लेते हैं तो इसके बाद हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है। PHP में हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होता है किसी SQL कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो है mysql_query। mysql_query में हम जो पैरामीटर के तौर पे SQL कमांड जो है वो पास करते हैं। तो ये फंक्शन जो है वो हमने जो भी SQL कमांड इसे पास की है वो एग्जीक्यूट करेगा और वो कमांड जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है और इसके बाद हम इस फॉर्म का जो है वो एक्शन पेज लिखेंगे जो कि डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। आप देखेंगे ये जो फॉर्म हमने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें हम मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया हुआ है और जो एक्शन पेज है उसका नाम हमने reg_action.php रखा है। इट मीन्स कि जो हम एक्शन पेज के लिए कोड लिखेंगे उसे जब हम स्टोर करेंगे तो हम reg_action.php के नाम से स्टोर करेंगे। इसमें आप देखेंगे हमने जो हेडिंग है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन है, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे, जैसे ये जस्ट एक ब्लैंक लाइन हमने छोड़ी हुई है। अगर आप इनपुट फील्ड्स की देखें तो सबसे पहले हमने यूज़र से उसका नेम पूछा है और इसके जो हमने इनपुट फील्ड हमने रखी है उसका नाम हमने नेम रखा है। आपको पता है कि जब हम एक्शन पेज पे वैल्यूज़ रिट्रीव करते हैं तो इनपुट का जो नेम होता है वही हमारे पास उस अरे के इंडेक्स का नेम होता है, तो हम उसी नेम से वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। अब जो सेकंड फील्ड थी उसका नेम हमने ईमेल रखा, थर्ड फील्ड जो है उसका नाम हमने पासवर्ड रखा है और जो फोर्थ फील्ड है जो कि बेसिकली यूज़र से उसकी पिक्चर मांग रही है, अभी हम इसे जो है अभी आज के लेक्चर में हम इसे स्किप कर रहे हैं। बेसिकली जब यूज़र अपनी पिक्चर ऐड करता है तो उस पिक्चर ने यूज़र की मशीन से अपलोड होना होता है सर्वर के ऊपर। तो फाइल अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा ये फॉर्म जो है या यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो एक्शन है वो कंप्लीट होगा। तो अभी हम जो इनपुट फील्ड्स हैं फाइल को छोड़ के हम उन फील्ड्स को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो हमने ये जो फॉर्म है उसके इनपुट फील्ड्स के नेम रखे। इसके बाद हम आते हैं एक्शन पेज के ऊपर। आप देखेंगे जब सबसे पहला जो स्टेप होता है डाटा इंसर्ट करने के लिए वो ये है कि हमने यूज़र ने जो इनपुट प्रोवाइड की है हमने उस इनपुट को रिट्रीव करना है। आप देखेंगे अभी जो कोड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें हमने लाइन नंबर 2, 3 और 4 में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। जैसे लाइन नंबर 2 है $name और इसे हमने जो वैल्यू असाइन की है वो है $_post और नेम। आप देखेंगे हमने जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है तो चूंकि हमने मेथड पोस्ट यूज़ किया हुआ है तो वो पोस्ट की अरे में डाटा स्टोर हो जाता है। तो जो इनपुट फील्ड थी नेम वाली जिसमें यूज़र ने नेम एंटर करना था
उस इनपुट फील्ड का नाम हमने नेम रखा था। तो जब ये $_पोस्ट की अरे में जाएगी तो उस अरे इंडेक्स का जो नेम है वो नेम होगा, तो हमने उसी नेम के थ्रू इसे एक्सेस किया। इसी तरह से जो लाइन नंबर 3 है, इसमें देखिए आपके $email और इसे हमने जो वैल्यू असाइन की है वो है $_पोस्ट और ईमेल, क्योंकि हमने इनपुट फील्ड का नाम ईमेल रखा था। इसी तरह से हमने $पासवर्ड जो थर्ड वेरिएबल है उसे हमने $_पोस्ट और पासवर्ड इंडेक्स वाली जो है वो वैल्यू असाइन की है। अब आप देखेंगे यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर की, वो $_पोस्ट की अरे में स्टोर हुई और वहाँ से हमने रिट्रीव करके जो अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल्स हैं उनमें असाइन कर दिया। अब हमने इन वेरिएबल्स को जो है वो इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर। जो सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था, एक ऑप्शनल स्टेप था कि हम यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करें, तो हम फ़िलहाल इसे स्किप कर रहे हैं। थर्ड स्टेप जो था वो ये था कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए आप देखें कि हमने इंक्लूड की कमांड यूज़ की है। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में स्क्रिप्ट लिखा था डेटाबेस के साथ कनेक्शन का, उसे हमने connection.php के नाम से स्टोर कर दिया था। अब हम उस फाइल को इंक्लूड करवा रहे हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके लिए हमने इंक्लूड की जो कमांड है वो यूज़ की है और कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने उस PHP फाइल का नेम लिखा है जिसके ऊपर हमने कनेक्शन का स्क्रिप्ट लिखा था। हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, तो अब हमने इंसर्ट की कमांड लिखनी है। आप देखें कि हमने अब कमांड लिखने के दो तरीके हैं कि एक तो हम MySQL_query का फंक्शन है उसके अंदर कमांड लिख लें एज ए पैरामीटर, या ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसमें हम कमांड असाइन कर दें और उस वेरिएबल को हम एज ए पैरामीटर पास कर दें। तो आप देखें कि हमने $SQL के नाम से एक फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसे जो हमने असाइन किया है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने इंसर्ट की कमांड है। अब ये जो कमांड है मैंने आपको पहले बताया कि हम खुद से भी टाइप कर सकते हैं और हम जो है वो वैम्प सर्वर से जो PHP MyAdmin था उसमें हम मैन्युअली एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो हमें कमांड जो है वो जनरेट होके मिल जाती है। तो आप उस कमांड को कॉपी करके अपने कोड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो इनपुट जो कॉलम नेम्स थे user_name, user_email और user_password, हमने उन कॉलम नेम्स को लिखा और जो वैल्यूज़ असाइन किए हैं वो हमारे पास हैं $name, $email और $password। तो हमने ये वैल्यूज़ असाइन की और जो फाइनल स्टेप है हमने इस इंस्ट्रक्शन को या कमांड को हमने एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हमने MySQL_query का फंक्शन यूज़ किया और इसे $SQL हमने वैल्यू जो है वो असाइन की है, यानी जो $SQL में कमांड हमने SQL कमांड लिखी थी, इस फंक्शन ने उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद हमने जो स्क्रिप्ट है उसे हमने क्लोज कर दिया PHP स्क्रिप्ट को। तो आप देखें कि हमारे पास बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है डाटा इंसर्शन के लिए कि हमने यूज़र से जो इनपुट ली थी उसे रिट्रीव किया, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और फिर हमने इंसर्ट की कमांड के थ्रू डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर दिया। अगर आप प्रीवियस स्क्रिप्ट को देखें तो डाटा जब इंसर्ट होता है इट मीन्स कि जब MySQL_query का फंक्शन कॉल होता है तो हम उसी पेज पे ही रहते हैं। आपने जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए ऑनलाइन तो आप देखेंगे जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको जो एक्शन पेज है वो आपको उसी पेज पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि रिकॉर्ड इज़ एडिड या इस टाइप का जो भी मैसेज है वो डिस्प्ले होता है। आप देखेंगे जब डाटा इंसर्शन का
प्रोसेस पूरा हुआ एक्शन पेज पे, तो हमें अब दोबारा फॉर्म वाले पेज की तरफ रीडायरेक्ट करना है हमने कोड, ताकि हम ऑटोमेटिकली दोबारा से उसी पेज पे आ जाएं और हम यूज़र को जो है वो मैसेज डिस्प्ले कर सकें। आप देखें कि इसके लिए हमें दो जगह पे चेंज करनी है। एक तो चेंज ये करनी है एक्शन पेज पे कि हमने रीडायरेक्ट करना है फॉर्म वाले पेज की तरफ, और दूसरी चेंज ये करनी है हमने कि हमने फॉर्म वाले पेज में जो है उस मैसेज को डिस्प्ले करना है। अब आप देखेंगे जब मैंने फॉर्म डिस्प्ले किया था तो उसमें मैंने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी थी। बेसिकली हम उस ब्लैंक लाइन को मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करने के लिए हम हेडर के फंक्शन को यूज़ करेंगे। हेडर का फंक्शन जो है इसके जो पैरामीटर्स हैं आप देखेंगे हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लोकेशन का कीवर्ड यूज़ किया, लोकेशन कॉलन हमने लिखा है form.php। तो बेसिकली लोकेशन कॉलन, इसके बाद आपने उस पेज का जो है एड्रेस लिखना, नेम लिखना है जिस पेज पे आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे हम एक्शन पेज से रीडायरेक्ट करके फॉर्म वाले पेज पे वापस आना चाह रहे थे जिसका नाम था form.php, और इस साथ हम एक मैसेज भी सेंड करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे इसका जो सिंटैक्स है वो है क्वेश्चन मार्क, हम MSG के नाम से हम एक मैसेज जो है वो सेंड कर रहे हैं, और वो मैसेज है रिकॉर्ड इज एडेड। अब आप देखेंगे जब हेडर ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये कोड हमें form.php पे दोबारा से भेज देगा, और साथ में जो मैसेज है वो URL के साथ अटैच करके भेजेगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि URL के साथ जो चीज़ अटैच होके जाती है वो $_get के सुपर ग्लोबल फंक्शन में सुपर ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, और हम चाहें तो वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। डाटा जो है एक्शन पेज पे हमने हेडर के फंक्शन के थ्रू मैसेज जो है वो भेज दिया form.php पे। अब हमने वो जो ब्लैंक लाइन छोड़ी थी फॉर्म की हेडिंग के नीचे, हम उस TD में कोड लिखते हैं। आप देखेंगे हमने TD में जो है वो PHP का एक ब्लॉक स्टार्ट किया लाइन नंबर 16 पे। 17 पे हमने एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग 0 किया। अब बेसिकली जब हमारे पास कोई एरर मैसेज नहीं होता तो जो वैम सर्वर है वो हमें एक वार्निंग मैसेज शो कर देता है। तो हमने रिपोर्टिंग 0 किया है कि हमें वार्निंग्स जो है वो शो ना करें। आप लाइन नंबर 18 के ऊपर देखें कि हमने इको अंडरस्कोर गेट MSG। तो आप देखेंगे जो हेडर वाला कोड था उसमें हमने MSG के नाम से मैसेज भेजा था जो कि URL के साथ अटैच होगा, यानी वेरिएबल नेम जो था वो MSG था। तो हमने जो है वो फॉर्म के ऊपर $_get MSG के नाम से जो है उस मैसेज को हमने रिट्रीव किया, और उसके बाद हमने लाइन नंबर 19 के ऊपर PHP ब्लॉक को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से अब एक्शन पेज जब एग्जीक्यूट होगा तो अपना उसने एक्शन परफॉर्म करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देगा form.php के ऊपर, और साथ में मैसेज डिस्प्ले होगा, और वो मैसेज जो है वो जो हमने ब्लैंक एक लाइन छोड़ी थी फॉर्म के अंदर वहाँ पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमने इस एग्जांपल में 3 फाइल्स क्रिएट की हैं। एक connection.php, एक जो है हमारे पास है form.php, और जो थर्ड है वो reg_action.php। तो आइए अब हम वन बाय वन इन तमाम फाइल्स का जो है वो कोड देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे एग्जीक्यूट करके डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। आप स्क्रीन पे देखें कि हम जो 3 फाइल्स हमने देखनी है इसमें
सबसे पहले हम फॉर्म डॉट PHP को देखते हैं, जिसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। आप देखें कि इसमें लाइन नंबर 7 के ऊपर हमने फॉर्म का कोड लिखा। इससे ऊपर हम HTML को स्टार्ट कर चुके हैं, हेड सेक्शन डिफाइन कर चुके हैं और बॉडी सेक्शन जो है वो हमने स्टार्ट किया। फॉर्म में आप देखेंगे हमने मेथड जो है वो पोस्ट यूज़ किया और जो एक्शन पेज है वो हमने मेंशन किया है reg_action.php। इसके बाद आप देखेंगे हमने एक टेबल स्टार्ट किया है ताकि हम जो डाटा डिस्प्ले कर सकें उसे हम वो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो फॉर्म डिस्प्ले होगा। आप देखेंगे जो फर्स्ट रो थी इसमें हमने जो TD था इसे कॉल स्पेन 2 दिया ताकि वो 2 कॉलम्स तक स्पैन कर सके, और इसमें हमने जो हेडिंग दी है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा था। इसके बाद जो सेकंड रो है हमारे पास, इसे हमने यूज़ किया है मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। अब देखिए अगेन हमने TD जो है कॉल स्पेन 2 दिया और इसमें हमने एरर रिपोर्टिंग 0 और $_get MSG, क्योंकि हम जो मैसेज सेंड कर रहे थे वो MSG के नाम से था, ये डिस्प्ले किया हमने। जो थर्ड रो है आप देखें कि इसमें हम जो लेबल हमने दिया है वो है नेम और फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड TD है उसमें हमने इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट और नेम हमने रखा है नेम। इसी तरह से जो इस नेक्स्ट रो है उसमें हमने फर्स्ट TD के अंदर ईमेल लेबल सेट किया और सेकंड TD जो है उसमें हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम हमने रखा ईमेल। थर्ड इसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसमें हमने लेबल जो है वो रखा है पासवर्ड, और जो इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम हमने रखा पासवर्ड। तो आप देखें जो इनपुट फील्ड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में उनका नाम नेम, ईमेल और पासवर्ड है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट फील्ड थी वो था योर पिक्चर, और इसे हमने फ़िलहाल जो है वो स्किप किया था कि हमें फ़ाइल अपलोड का कोड पहले सीखना है, तब हम इस फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इनपुट टाइप फाइल और नेम हमने रखा पिक्चर, और आखिर में हमने एक इनपुट बटन बनाया जिसके ऊपर हमने वैल्यू सेट की है रजिस्टर, यानी बटन के ऊपर रजिस्टर जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कोड था फॉर्म का। आप इसमें जो की पॉइंट है वो देखेंगे हमने जो मेथड है वो पोस्ट यूज़ किया हुआ है, और जो एक्शन पेज है उसका नाम है reg_action.php। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास फाइल है वो है कनेक्शन की, जिसके ऊपर हमने कनेक्शन का कोड लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसमें जो फर्स्ट लाइन है इस पर हमने PHP का ब्लॉक स्टार्ट किया। नंबर 2 लाइन जो है उसमें हमने सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया, जिसके लिए हमने लोकल होस्ट, रूट और एम्प्टी पासवर्ड, और अगर ये अनसक्सेसफुल होता है कनेक्शन बनाने में तो उसके लिए हमने डाई का मैसेज जो है वो डाई के फंक्शन के थ्रू हमने मैसेज डिस्प्ले करना है। इसी तरह से आप देखें कि जो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए हमने MySQL_select_db का फंक्शन यूज़ किया लाइन नंबर 3 पे, और जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है टेस्ट डेटाबेस, जो कि हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में क्रिएट किया था। जो लास्ट फाइल है वो हमारे पास एक्शन पेज है, जिसके थ्रू हमने डाटा को इंसर्ट करना है। आप इसमें देखिए कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो यूज़र के इनपुट को रिट्रीव करना है। तो हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू जो है वो यूज़र के इनपुट को रिट्रीव किया। लाइन नंबर 5 पे आप देखेंगे हमने जो फाइल connection.php के नाम से हमने स्टोर की थी उसे इंक्लूड किया, यानी अब डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद हमने $SQL जो है वेरिएबल हमने वो डिक्लेयर किया, और इसे जो हमने वैल्यू असाइन किया है वो
वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है डाटा इंसर्ट करने के लिए। और इसके बाद लास्ट में हमने जो है कमांड को एग्जीक्यूट किया यूजिंग mysql_query फंक्शन। और जो लास्ट लाइन है हमारे पास वो हेडर की है कि हम दोबारा से form.php जिसके ऊपर हमने फॉर्म डिक्लेयर किया था उस पेज पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और साथ में हम जो msg के नाम से एक मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो इस स्क्रिप्ट में आप देखेंगे जो SQL कमांड है वो हमने जनरेट की है phpMyAdmin से, जिसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम एरर फ्री कमांड जो है वहाँ से यूज़ कर सकें। आप देखें कि हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो डाटा इंसर्शन का एक्शन है। phpMyAdmin के पेज पे जाएं लोकल होस्ट के थ्रू, और जिस टेबल में आपने डाटा इंसर्ट करना है आप उस टेबल में जो इंसर्ट की कमांड है बटन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। और जैसा मैन्युअली हमने पहले डाटा इंसर्ट किया था, आप यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड एंटर कर दें। आप देखें कि इसमें नेम और ईमेल और पासवर्ड की फील्ड्स एंटर की, और इसके बाद जो है गो के बटन पे क्लिक किया तो आप देखें कि आपके पास जो है वो SQL कमांड जनरेट होके आ गई। आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं और इस कमांड को आप जो कोड में पेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे इस कमांड में जो वैल्यूज़ की लिस्ट है वो जो है हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमने अभी मैन्युअली ऐड किए हैं। तो हम कोड के अंदर इन वैल्यूज़ की जगह उन वेरिएबल्स के नेम रिप्लेस कर देंगे जिन पे यूज़र की इनपुट जो है वो आके स्टोर हो रही है। तो हम इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। आइए अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसा कि जब हमने PHP स्टार्ट की थी उसमें एग्जीक्यूशन का प्रोसेस मैंने डिफ़ाइन किया था। तो उस प्रोसेस में ये था कि हम जो भी फाइल्स हैं हमने उन्हें एक फ़ोल्डर में जो है वो कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हम C में वैम्प का जो फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ इसमें जाएंगे। इसमें आप देखें कि www का फोल्डर है, इसमें गए और इसमें हमने लेक्चर 28 के नाम से वो तीनों फाइल्स जो हैं वो हमने कॉपी की हैं, connection.php, form.php और reg_action.php। तो ये तीन फाइल्स हमने जो कोड की थी वो हमने यहाँ पे www के फोल्डर में आके हमने कॉपी किया लेक्चर 28 के नाम से। अब देखिए जब हमने कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हमें वैम्प सर्वर के होम पेज पे जाना पड़ेगा। अब वैम्प सर्वर के होम पेज पे जाने के लिए हम ब्राउज़र में जो है लोकल होस्ट टाइप करते हैं, या हम वैम्प सर्वर का जो आइकन बना है वहाँ से लोकल होस्ट पे जा सकते हैं। आप स्क्रीन पे अभी वैम्प सर्वर का होम पेज देख रहे हैं। इस पेज में आप देखेंगे आपके पास योर प्रोजेक्ट्स के नाम से जो है प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे हमारे पास लेक्चर 28 के नाम से जो है जो फोल्डर हमने अभी सेव किया था वो फोल्डर हमने एक्सेस किया। इसमें आप देखेंगे हमारे पास जो है वो लिस्ट है उन फाइल्स की, connection.php, form.php और reg_action.php। अब देखिए हम form.php पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। इसमें हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने वैल्यू ऐड की, अब देखिए हमने वैल्यूज़ ऐड की और रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कि हमारे पास रिकॉर्ड इज़ एडेड का और मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब हम जो है वो डेटाबेस में जाके देख सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो ऐड हुआ है या नहीं।
तो हम लोकल PHP माई एडमिन पे जाते हैं और जो टेबल हमने सेलेक्ट करने के बाद हम इसे ब्राउज पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे इसमें जो भी हमने रिसेंटली ऐड किया था saad@gmail.com और पासवर्ड 123 ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। और आप देखेंगे जो यूज़र आईडी था वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो पहले 3 रिकॉर्ड थे, तो जब चौथा रिकॉर्ड आया तो उसकी वैल्यू जो है वो 4 सेट हो गई। आज के लेक्चर में हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा और उसके बाद हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना और डाटा को इंसर्ट करना। जैसा कि हमने जब CSS का लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने एक वेब एप्लीकेशन जो है वो उसका होम पेज डिज़ाइन किया था कनेक्शंस के नाम से। आइए अब हम उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसका एक्शन पेज लिखते हैं। हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम कनेक्शंस रखते हैं। उसमें जो टेबल हमने क्रिएट किया उसका नाम हम यूज़र्स रखते हैं। जो टेबल की फील्ड्स हैं उसमें user_id इंट और लेंथ हमने 4 रखी और इसे हम प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट सेट करते हैं। यूज़र नेम हमने टेक्स्ट टाइप का और 25 कैरेक्टर्स अलाउ किए। यूज़र ईमेल हमने var और 35 कैरेक्टर्स अलाउ किए और यूज़र पासवर्ड जो है वो हमने var रखा और इसे 20 कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउ किए हैं। इसी तरह से यूज़र पिक्चर जो है उसे हमने var रखा और उसे 50 कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउ किए। अगर आप कनेक्शंस का होम पेज जो कि हमने डिज़ाइन किया था CSS के फाइनल लेक्चर में, आप उसमें देखें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था हम उसमें हम मेथड पोस्ट सेट करते हैं और जो फर्स्ट इनपुट फील्ड थी जिसमें हम यूज़र से नेम ले रहे थे उसका नाम हमने नेम रखा। जो सेकंड फील्ड है उसका नाम ईमेल, थर्ड फील्ड का पासवर्ड। आइए अब हम इस फॉर्म का जो है वो एक्शन पेज लिखते हैं। एक्शन पेज के लिखने के लिए से पहले हम जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है उसे हमने उसका कोड देखें आप कि हमने mysql_connect का फंक्शन यूज़ किया और उसमें जो है एट्रीब्यूट्स पास किए और इसी तरह से हमने mysql_select_db का और इस दफ़ा आप देखेंगे हमने जो कनेक्शंस का डेटाबेस क्रिएट किया था हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जो एक्शन पेज है इस पे सबसे पहले आप देखेंगे हमने वैल्यूज़ रिट्रीव की, नेम, ईमेल और पासवर्ड के नाम से वैल्यूज़ सेंड की थी। हमने वो उन्हें $name, ईमेल और पासवर्ड में स्टोर किया, कनेक्शन फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद हमने वैलिडेशन अप्लाई की। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने नेम को वैलिडेट किया। ये वही कोड है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने नेम को हम कैसे वैलिडेट करते हैं। अब इसमें इफ़ की कंडीशन जो है उसके बाद आप देखेंगे हमने जो है वो हेडर का फंक्शन यूज़ किया है। इट मींस कि अगर इनवैलिड नेम है तो हमें दोबारा जो है होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए और बाकी का कोड एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हमने एग्जिट का फंक्शन जो है वो उसे यूज़ किया। इसके बाद आप देखेंगे हमने ईमेल को वैलिडेट किया है। अगर ईमेल इनवैलिड है तो हमने अगेन हेडर का फंक्शन यूज़ किया है ताकि वो हमें एरर मैसेज जो है वो उसी फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करे, बजाय इसके एक्शन पेज पे वो डिस्प्ले हो। इसके बाद हमने इंसर्ट की कमांड लिखी और आखिर में हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और जो है हेडर के थ्रू हमने मैसेज जो है वो होम पेज जो था जिस पे हमने फॉर्म बनाया था वहाँ पे हमने जो है वो मैसेज सेंड कर दिया। तो इस तरह से ये जो एक्शन पेज है ये डाटा को रिसीव करेगा, उसे वैलिडेट करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा और डाटा को इंसर्ट करेगा। इसमें आप ने देखा कि हम रीडायरेक्शन के लिए हेडर का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हेडर का फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि उस फंक्शन के यूज़ से पहले हमने कोई इको का कमांड, आउटपुट का कमांड यूज़ ना किया हो।
कोई लाइन स्पेस है, ब्रेक है, तो हम उसे ख़त्म करते हैं। और अगर हमने जो है वो कोई आउटपुट दिखाई हुई है तो हमें वो रिमूव करना पड़ेगा, तब जो हेडर का फंक्शन है वो ठीक तरह से एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज़ जो है वो हेडर का फंक्शन हमें जो है वो एरर मैसेज जो है वो शो करता है। आइए लेक्चर के आखिर में हम समराइज़ करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग वैम्प। फिर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना सीखा। इसके बाद हमने डेटाबेस में इंसर्ट करने का जो कमांड्स हैं वो सीखी। और फाइनली हमने इस जो कनेक्शंस की हमारी वेब एप्लीकेशन है, हमने उसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो एक्शन पेज था वो लिखा। आपने जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक फील्ड थी जिसमें यूज़र जो है वो फ़ाइल अटैच कर रहा था, तो हमने उसे स्किप कर दिया था क्योंकि उसके लिए हमने फ़ाइल अपलोड का प्रोसेस सीखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फाइल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।